Yo, my dear lovely students, I hope you're doing well in studies. Chapter 3, The Making of a Global World, History, Class 10th. आज इस चैप्टर को स्वागत करेंगे वन शॉट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। आवाज़ थोड़ी अजीब हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कम्युनिटी पोस्ट पे रीज़न डाल रखा है, पढ़ लेना। ग्लोबलाइजेशन यानी इकोनॉमिक सिस्टम में फ्री मूवमेंट होना, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, आइडिया का, लोगों का अक्रॉस द ग्लोब। एंशिएंट टाइम में ट्रैवलर, ट्रेडर्स ये ट्रैवल किया करते थे लंबे लंबे डिस्टेंसेस, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को अपने साथ ट्रैवल कराया करते थे। कैरी करते थे आइडिया, स्किल, गुड, पैसा, इन्वेंशन, बीमारी, जर्म्स, फलाना ढिमकाना। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सिल्क रूट जो है वो हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। सिल्क रूट हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। चाइना जो है हमारा, चाइना लिंक करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ दूसरी कंट्री। काफ़ी सारे सिल्क रूट्स काफ़ी सारे सिल्क रूट्स थे उस टाइम। देयर वर मेनी सिल्क रूट। सिल्क रूट क्रिश्चियन एरिया में एग्जिस्ट करते थे टिल 15th सेंचुरी तक। ठीक है, तीन चीज़ें सिल्क रूट में ट्रैवल हुआ करती थी। एक था हमारा चाइनीज़ पॉटरी और सिल्क। गोल्ड, सिल्वर ट्रैवल करता था यूरोप में, और रिलीजियस चीज़ें जैसे कि क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज़्म वगैरह भी ट्रैवल करते थे। फिर बात करते हैं हम फूड जो कि ट्रैवल करता था, स्पेगेटी, पोटैटो। नूडल्स ट्रैवल करा चाइना से कंट्री। जैसे मान लो मैं किसी कंट्री में जाऊंगी तो मुझे नहीं पता है वहाँ मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा या नहीं, तो मैं अपना डिश अपने साथ लेकर जाऊंगी। वहाँ के लोग उस डिश को टेस्ट करेंगे, उन्हें वो पसंद आएगा, उसे अडॉप्ट कर लेंगे। वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया के अंदर भी ट्रैवल करके आई। ठीक है, तो जब ट्रैवल करके आई तो उससे क्या हुआ कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक दिया हुआ है आयरलैंड का एग्जांपल। आयरलैंड में लोग पोटैटो जब आया था तो लोगों ने पोटैटो को अडॉप्ट किया, उसे काफ़ी लंबे टाइम तक खाया, और लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए लोग कि एक बीमारी आ गई जिसकी वजह से पोटैटो की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गई मिड 1840s के टाइम पर, और हज़ारों लोग मर गए भुखमरी से। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। यूरोप ने सी रूट डिस्कवर किया था। एशिया और यूरोप से सी रूट के थ्रू एशिया और अमेरिका डिस्कवर हुए थे 16th सेंचुरी में। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद हेल्प इन ट्रेड एंड सेटिंग ऑफ कॉलोनीज। अमेरिका जो कि भरपूर था मिनरल से, फूड क्रॉप से, उसके अंदर भर भर के रिसोर्सेज थे, तो सबकी नज़र थी अमेरिका के ऊपर। अमेरिका वो सोने की चिड़िया थी जिसे सब पाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट उस पर यूरोपियन ने कब्जा करा। किसी भी हथियार का यूज़ नहीं करा, बस एक बीमारी का इस्तेमाल किया, स्मॉल पॉक्स बीमारी का इस्तेमाल किया। स्मॉल पॉक्स बेसिकली था क्या, उसके पास ये इम्यूनिटी थी कि अमेरिका के पास इम्यूनिटी नहीं थी स्मॉल पॉक्स से बचने की। तो जब स्मॉल पॉक्स आया तो उसने उसको अपना शिकार बना लिया, और ईज़िली उसके ऊपर जब अमेरिका के अंदर आई, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मर गई, और इस बार ईज़िली अमेरिका को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एक सेकेंड, हाँ। टिल 19th सेंचुरी यूरोप जो था वो गरीबी से, डिजीज़ से और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र कर रहा था। 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ में आया करते थे, और लेकिन चाइना को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने पैर ट्रेड से पीछे हटा लिए। चाइना का रोल धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। सेंट्रल वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट हो गया यूरोप में। 19th सेंचुरी के टाइम पे 1815 से 1814 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, तीन तरह के फ्लो चला करते थे। पहला जो फ्लो था वो था फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा फ्लो ऑफ लेबर, तीसरा फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड में हमें वीट और क्लोथ्स का ट्रेड हुआ करता था। फ्लो ऑफ लेबर में माइग्रेट करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। फ्लो ऑफ कैपिटल में लंबे लंबे डिस्टेंसेस में इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। अब वर्ल्ड की इकोनॉमी ने किस तरीके से शेप लिया, सबसे पहली चीज़ जो हुई वो था फूड का प्रोडक्शन यूरोप के अंदर बदल रहा था। कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी किसी भी फूड के अंदर, तो कंट्री अपना जो है फूड प्रोड्यूस कर रही थी। 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है किसका, ब्रिटेन के अंदर पॉपुलेशन में, मतलब ब्रिटेन पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ होता है। तो अपना वो भी क्या करती है, कॉर्न का जो रिस्ट्रिक्शन होता है, इम्पोर्ट होता है कॉर्न का, वो रोक देती है। क्यों रोक देती है,
इसलिए रोक देती है क्योंकि बाहर से जो कॉर्न आया करता था, इंपोर्ट होता था, वो बहुत ही सस्ता होता था और ब्रिटेन का जो कॉर्न प्रोड्यूस होता था उसे कोई नहीं खरीदता था। इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है, तो ये कॉर्न लॉ लगा देती है। लेकिन फूड प्राइसेस जब बढ़ रही होती है तो लोग कहते हैं कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दीजिए, तो एबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं? ब्रिटेन का जो सस्ते दाम वाला फूड इंपोर्ट होता है उसको कोई नहीं खरीदता। ब्रिटेन का फार्म सस्ते इंपोर्ट से compete नहीं कर पाता। एक सेकेंड, नहीं कर पाता। ब्रिटेन उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है कि वो सस्ते दाम पे बेच सके। ब्रिटेन सस्ते इंपोर्ट के साथ compete नहीं कर पाता है। काफ़ी बड़ा बड़ा लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है और बड़े नंबर में लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होने लग जाता है, प्राइसेस गिरने लग जाते हैं, डिमांड बढ़ रही होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया यूरोप से जो है वो क्लियर कर दिया जाता है, अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से कल्टीवेशन के लिए। लेकिन तब भी वो जितना भी जद्दोजहद कर ले वो इंपोर्ट वाले रेट के साथ compete नहीं कर पाते। अब टेक्नोलॉजी का इसके अंदर क्या रोल रहा? रेलवे ट्रैक्स बिछा दी गई जिससे फूड ट्रांसफ़र होने लगा, ठीक है, और कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट होने लगे। लेबर की शॉर्टेज थी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से लार्ज माइग्रेशन हुई और अराउंड 50 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया। अगर यूरोप से अमेरिका की बात करें 19th सेंचुरी के टाइम पर, और पूरा वर्ल्ड जो है 150 मिलियन लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड माइग्रेट किया था 1890s के टाइम पे। ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ऑल्सो लेबर मूवमेंट, कैपिटल फ्लो। एक क्विक रिकैप करते हैं इसका। क्विक रिकैप ये था, सबसे मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमको देखने को मिला जिसके अंदर रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ के बारे में पढ़ा। रेलवे ने किस तरीके से हिंटरलैंड को कनेक्ट किया, हिंटरलैंड को पोर्ट वगैरह से कनेक्ट किया। स्टीम शिप्स था, इन स्टीम शिप्स ने गुड्स को बल्क में ट्रांसफ़र किया। टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा ट्रेड ऑफ मीट में, इसको देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा ट्रेड ऑफ मीट में? 1870 तक जो मीट था वो अमेरिका से यूरोप शिप किया जाता था, लेकिन ज़िंदा जानवर शिप होते थे, जिसकी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर एनिमल्स मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे और ज़्यादा स्पेस लेते थे। उसके बाद मीट जो था वो यूरोप में बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम था। फिर रेफ्रिजरेटर की टेक्नोलॉजी आई, एनिमल्स काट करके मार करके अमेरिका भेजे जाने लगे। अब मीट जो है, जब गोश्त जो है वो शिप हो रहा था, मीट के प्राइसेस जो है वो गिर गए क्योंकि अब मीट को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया था। लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे कॉलोनियलिज्म देखने को मिला। ट्रेड जो था वो क्या हो रहा था, ट्रेड ने लोगों की ज़िंदगी को इम्प्रूव किया। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हुआ जिससे लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव हुई। नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? कॉलोनाइज कंट्रीज़ की ज़िंदगी के ऊपर पड़ा। अफ्रीका की मैप को अगर हम देखें तो उसको पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह स्ट्रेट लाइंस में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स बर्लिन में आके मिली, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अफ्रीका को बांट लिया। अफ्रीका की कंट्री में इसीलिए हमको स्ट्रेट लाइन्स देखने को मिलती हैं। रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जिससे जिससे अफ्रीका की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, अफ्रीका के जो कैटल्स थे वो जो है ना क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, कैसे ख़त्म हो गए उसके आगे इन डिटेल अभी दिया हुआ है, उसको उसमें पढ़ लेंगे। यूरोपियन फोर्स पीपल टू वर्क। यूरोपियन जो है लोगों को किस तरीके से काम करने के लिए फोर्स किया करते थे, क्योंकि लोगों के पास इतना सारा रिसोर्स था कि उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यूरोपियन ने किस तरीके से फोर्स किया वो देखो। टैक्सेस बढ़ा दिए, अब टैक्स को पे करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, तो लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। इनहेरिटेंस लॉ लेकर आ गए, यानी पूरी फैमिली की जो भी जायदाद होगी वो सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में होगी, एक ही बंदा उसको ले सकता है। यानी अगर 4 भाई बहन है तो सिर्फ एक ही भाई को उसकी जो फैमिली की जायदाद होगी वो मिलेगी। माइन वर्कर्स को अलाउ नहीं किया कि वो फ्रीली मूव करें। अब देखो रिंडरपेस्ट आ गया ना, कहाँ जाना आएगा, देखा कहती हूँ तो आ जाता है। अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 18s में आया था अफ्रीका के अंदर, और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश एरा ने बोला था कि हम अपने हॉर्सेस और कैटल, बेसिकली पालतू जानवर वगैरह, हम अपने हॉर्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ काम वगैरह से। कहानी बनाई तो इन्होंने अफ्रीका के अंदर अपने बीमार वाले कैटल्स को भेज दिया। इन्होंने बीमारी को आग की तरह फैला दिया, 90% कैटल पॉपुलेशन ख़त्म कर दी। अफ्रीका हो गई, उनका लाइवलीहुड क्या था, कैटल थे।
कैटल्स ख़त्म, अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, उनको काम करना पड़ा। इस तरीके से साजिश रची उसने और यूरोप ने अफ्रीकन को कॉलोनाइज कर लिया। इंडेंजर्ड लेबर्स जो थे उन्होंने माइग्रेट करा इंडिया। इंडेंजर्ड लेबर्स यानी बाउंडेड लेबर्स, बदुआ मजदूर क्या बोलते हैं उसको, हद नहीं पता, चलो आगे बढ़ो। बाउंडेड लेबर्स, ठीक है, उनको हायर किया और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो गरीब इंडियंस थे, यानी मॉडर्न डे पे अगर देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का जो ड्राई स्टेट, यहाँ से इंडेंजर्ड लेबर्स पकड़ करके ले जाया करते थे। कहाँ? कैरिबियन आइलैंड और मॉरिशस और फीजी। इंडिया के अंदर इंडेंजर्ड लेबर कहाँ पे पाए जाते थे? असम के अंदर टी प्लांटेशन लेकर जाते थे। एलियन रैंड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी और उनको उन्हीं वॉर्स कंडीशन पे काम करने के लिए कहा जाता था। 19 में जो है इंडिया का जो नेशनलिस्ट उन्होंने इंडेंजर्ड लेबर को अपोज किया कि अब वो 1921 में इसको फाइनली एबॉलिश कर दिया गया। इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड, शिकारीपुर श्रॉफ और नुट्टू कोटाई, ये ग्रुप थे बैंकर्स के, ट्रेडर्स थे इंडिया के अंदर। इन्होंने एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस किया सदर्न और सेंट्रल एशिया के अंदर। इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, इन्होंने अफ्रीका को अलॉन्ग विद यूरोपियन इनके साथ वेंचर किया, यानी कदम रखा, बेसिकली ट्रेड किया। और हैदराबादी सिंधी इन्होंने भी बियॉन्ड यूरोपियन कंट्रीज वेंचर किया। और 1860s के टाइम पे एम्पोरिया एस्टेब्लिश कर लिए बिजी पोर्ट्स के अराउंड वर्ल्ड के। एम्पोरिया बेसिकली गो डाउन टाइप, बड़े बड़े। एक सेकेंड, हाँ, इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। सबसे पहले तो जो फाइन कॉटन था इंडिया के अंदर वो एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फाइन कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ब्रिटिश के गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया और कॉटन टेक्सटाइल इम्पोर्ट 1800 में 30% हो गया, ठीक है, 1815 में 15% हो गया, 1870s में सिर्फ 3%, देख रहे हो। लेकिन 1812 से 1871 में जो रॉ कॉटन, वहाँ पे मैंने फाइन कॉटन की बात करी थी, यहाँ मैं रॉ कॉटन की बात कर रही हूँ, इसको ध्यान रखना। रॉ कॉटन की बात कर रही हूँ। रॉ कॉटन इंक्रीज हुआ 5% से 35%। हाँ, ये बात तो सही कि इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, लेकिन स्टिल हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था और जो कंट्री इंपोर्ट करती है वो अमीर नहीं होती, एक्सपोर्ट वाली अमीर होती है। और इस टाइम पे इंडिगो, ओपियम, ये सारा भी एक्सपोर्ट कर रहे थे हम इंडिया से। ओपियम कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? चाइना में। एक सेकेंड, सॉरी, मुझे बार बार एक सेकंड करके ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। ओपियम जो है वो चाइना एक्सपोर्ट होता था। एनीवेज, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, इंपोर्ट जो है ज़्यादा हुआ फिनिश प्रोडक्ट्स का ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो है हमेशा से किस में रहा? प्रॉफिट में रहा। इनकम फ्रॉम इंडियन मार्केट वॉज यूटिलाइज टू पे होम चार्जेस। होम चार्जेस क्या होता है अभी आगे देखेंगे। और इसी से दूसरे कॉलोनीज़ को क्या करता था? सर्व करता था। होम चार्जेस यानी जो पेमेंट इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट पर, इंडिया के एक्सटर्नल डेप्ट की जो पेमेंट होती है उसको होम चार्जेस कहते हैं, यानी। और इसी से वो लोग क्या करते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इंडिया के पेंशन भी दिया करते थे। वॉर टाइम रिफॉर्मेशन क्या था ये देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, इससे काफ़ी बड़े स्केल पे वर्ल्ड के हैवक क्रिएट हुआ। 9 मिलियन लोग मर गए, 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए। ज़्यादातर लोग जो थे वो वर्किंग एज के थे। और नंबर ऑफ वर्कशॉप्स डिक्रीज इन यूरोप के अंदर जो वर्क फोर्सेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया और काफ़ी कम लोग बचे थे जो फैमिली के अंदर अब कमा पाते हाउस होल्ड्स के अंदर। मेंस वर फोर्स्ड टू एंगेज इन वॉर्स, क्योंकि अब जो आदमी लोग होते थे वो तो लड़ाइयों में निकल जाते थे, तो वुमेन ही फैक्ट्रीज चलाया करती थी और वुमेन्स ने यहाँ पे अपना बहुत ही ख़तरनाक रोल दिखाया। वुमेन्स ने जॉब करी और मेल डोमिनेंस से बाहर निकली। ब्रिटेन हैड टू बोरो फ्रॉम यूएस टू फाइनेंस द वॉर में बहुत ज़्यादा खर्चा लगा। ब्रिटेन को यूएस से लेना पड़ा कर्जा। यूएस जो है एक इंटरनेशनल डेप्टर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया, यानी पहले वो उधार लिया करता था, वो उधार देने लगा। पोस्ट वॉर रिकवरी, इसमें क्या था? ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था वॉर के टाइम पर और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हुई इंडिया और जापान के अंदर। जब ब्रिटेन वॉर में बिजी था तो इंडिया और जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को जल्दी डेवलप कर लिया। वॉर के बाद ब्रिटेन जो था फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रीगेन इट्स पोजीशन इन इंडिया। अब अपनी पोजीशन को दोबारा वापस पाना ब्रिटेन के लिए काफ़ी मुश्किल था
इंटरनेशनल लेवल पे ऑल्सो अनेबल टू कम्पीट विद जापान, और जापान के साथ कम्पीट करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जब वॉर एंड हुई, ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज डेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। ब्रिटेन काफ़ी भारी कर्जे में चला गया। यूनाइटेड स्टेट से उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था। वॉर के टाइम पर देयर वॉज इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स की चीज़ों की डिमांड बढ़ती थी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इकोनॉमिक जो था बूम कर गया किसका, ब्रिटेन का। वॉर ख़त्म हुई, डिमांड गिर गई। 20% जो ब्रिटिश के वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी। वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप जो था वो मेजर सप्लायर रहा करता था वीट का, लेकिन वॉर के दौरान कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये सारे जो है लीडिंग सप्लायर बन गए किसके, वीट के, गेहूं के। वॉर के बाद आफ्टर द वॉर जो ईस्टर्न यूरोप था उसने फिर से सप्लाई ऑफ वीट को स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट ये निकला जो वीट इतना ज़्यादा मार्केट में आ गया था कि वीट के प्राइसेस गिर गए और रूरल इकोनॉमी में हैवक क्रिएट हो गया, तबाही क्रिएट हो गई। अब राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजम्पशन, किस तरीके से मास में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी और किस तरीके से मास में चीज़ें कंज्यूम की जा रही थी। यूएस की जो इकोनॉमी थी वो जल्दी रिकवर कर रही थी वॉर के इफेक्ट के बाद। ड्यूरिंग 1920s अ यूनिक फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी वॉज मास प्रोडक्शन। यूएस इकोनॉमी का जो यूनिक फीचर था वो था मास प्रोडक्शन। हेनरी फोर्ड जो थे, जो कि फाउंडर थे फोर्ड मोटर्स के, उन्होंने क्या किया, मास प्रोडक्शन किया फैक्ट्रीज के अंदर। मास प्रोडक्शन यानी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग प्राइसेस। इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी और प्राइसेस कम थे, ठीक है। प्राइसेस गिर रहे थे, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे थे। वर्कर्स बिगेन टू अर्न बेटर इन यूएस, ह्यूज डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। वर्कर्स जो यूएस के अंदर थे वो बहुत अच्छे से अर्न कर रहे थे, कमा रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कार प्रोडक्शन 1919 में सिर्फ 2 मिलियन था, लेकिन 1929 में ही कार प्रोडक्शन 5 मिलियन हो गया। प्रोडक्शन ऑफ वाइट गुड्स का प्रोडक्शन यानी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो एक्सेट्रा, ये सब भी काफ़ी उस मास में, बल्क में प्रोड्यूस हुआ। स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने कैपिटल को पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ओवरसीज़ वेंडर के तौर पे लार्जेस्ट ओवरसीज़ वेंडर इमर्ज हुए। यूरोप ने रिकवरी में काफ़ी हेल्प करी, यूरोप को रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिली। वर्ल्ड ट्रेड बूस्ट हो गया अगले ही 6 सालों में। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या था? 1920s में जो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हुआ था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि प्राइसेस गिर गए। फार्मर ने कॉम्पेंसेट करने की, उसका जुर्माना में काफ़ी कोशिश करी और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करके, लेकिन प्राइस गिरता ही चला जा रहा था। फार्म प्रोडक्ट्स सड़ने लग गए क्योंकि बायर्स नहीं थे, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया था, ख़रीदार कम हो गए थे, तो सामान रखे रखे सड़ गया। यूएस लोन तो विड्रॉ हो नहीं पाया। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो यूएस के लोन पे डिपेंड थी, लेकिन यूएस के जो वेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। 1928 में यूएस का लोन जो था वो कहाँ चला गया, $1 बिलियन चला गया, ठीक है। $1 बिलियन उसने लोन दे दिया भाई, और 1 साल के अंदर अंदर इट वॉज $250 बिलियन। विड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड मेनी कंट्री। कई सारी कंट्री को यूएस ने लोन दिया, जिसकी वजह से यूएस के ऊपर काफ़ी खतरनाक इफेक्ट पड़ा। यूरोप का जो बैंक था, करेंसीज थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। एग्जाम्पल ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, वो भी क्रैश हो गया। फिर एग्रीकल्चर मार्केट स्लम्ड इन लैटिन अमेरिका। एग्रीकल्चर मार्केट जो है किसमें स्लम कर गया, लैटिन अमेरिका में। एक सेकेंड, इस पूरी राम कथा में बेसिकली यही लिखा है कि जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो यूएसए के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। इसको ऐसे समझ लो, यूएस वो टाइटैनिक का शिप था जिसके ऊपर दूसरे शिप्स टिके हुए थे। जब टाइटैनिक डूबा तो बाकी शिप्स भी डूब गए। वैसे ही यूएसए से सब लोन ले रहे थे, यूएसए सबको लोन दे जा रहा था, लेकिन जब यूएसए के ऊपर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ा, जब इसका वॉल ऑफ एक्सचेंज क्रैश कर गया, तो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा। अब ये जो था ना, इसने सारा कर्जा दे दिया था, अब इसके पास पैसा बचा नहीं, लोन देते, और कोई कंट्री इस पोजीशन में नहीं थी कि वो लोन इसको रीपे कर पाए, और बैंक करप्ट हो गया, बैंक बर्बाद हो गए और बैंक बंद हो गए, 11,000 कंपनी क्लोज हो गई, और इकोनॉमी मतलब बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों की जॉब चली गई,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और हर बुरी से बुरी चीज़ों का सामना इस टाइम पे देखने को मिला 1929 से 1932 के बीच में। इंडिया के ऊपर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या असर पड़ा? तो इंडिया के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का यही असर पड़ा। डिप्रेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करा 1928 से 1934 के बीच में। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मतलब आधा हो गया बेसिकली। वीट के प्राइसेस 50% गिर गए। गवर्नमेंट जो थी वो सेम रेवेन्यू की डिमांड कर रही थी फार्मर से, लेकिन फार्मर्स भी सेम सिचुएशन सफ़र कर रहे थे। कहाँ से देते भाई रेवेन्यू? फार्मर्स ने अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज कर दिया, ज़मीन बेच दिए, जेवर बेच दिए। इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडिया इस पीरियड में प्रेशियस मेटल का एक्सपोर्टर हुआ करता था। डिप्रेशन ने प्रूव कर दिया ग्रिम फॉर अर्बन ड्वेलर्स, प्राइसेस गिर गए, अर्बन ड्वेलर्स की सैलरी जो है कम हो गई। फाउंड द लाइफ मच ईजियर। नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन को बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट करिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, इनके हाथ में कुछ था ही नहीं, है ना। क्योंकि भाई देखो, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो सारी कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा था, सिर्फ एक कंट्री के ऊपर नहीं। और जब यूएस के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो सारी कंट्री के ऊपर और भी गंदा वाला इफेक्ट पड़ा। वो बंदा बेचारा लोन देते 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 उसका खुद का पैसे ही ख़त्म हो गया और बाकी कंट्री से सिचुएशन में थी नहीं कि उसके लोन को रीपे कर पाती। अब किस तरीके से दोबारा वर्ल्ड की इकोनॉमी रीबिल्ड हुई उसको देखते हैं। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे उन्होंने अपने आप को दोबारा रीसेटल करा। तो इसके थे दो फैक्टर्स। सबसे पहला, जो यूएस था वो एक डोमिनेंट कंट्री था। कैसे? इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री पावर में भी वेस्ट के अंदर। सेकेंड, जो सोवियत यूनियन था जिसे हम यूएसएसआर भी बोलते हैं, वो क्या हुआ, वो अपने आप को एक एग्रेरियन इकोनॉमी से वर्ल्ड पावर बना लिया। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर इकोनॉमी करती हो। जो वर्ल्ड के लीडर्स थे वो मिले और उन्होंने मिल करके पोस्ट वार डिस्कवरी पर काम किया। तो जब ये लीडर्स लोग एक साथ आके मिले और डिस्कस किया तो उन्होंने दो मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किया। सबसे पहला कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए वर्ल्ड में। मास लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। कब होगा? जब मास कंजप्शन होगा। मास कंजम्पशन कब होगा? जब लोगों को पता होगा कि वो कितना इनकम कर सकते हैं, जब उनकी स्टेबल इनकम होगी। स्टेबल इनकम कब होगी? जब स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगा। इकोनॉमिक लिंक क्या था? आउटसाइड वर्ल्ड के, इकोनॉमिक लिंक बनाना आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। शुड बी रेगुलेटेड ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड एंड लेबर। किसके ऊपर रेगुलेट करना चाहिए? फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के फ्लो के ऊपर, फ्लो ऑफ गुड्स और फ्लो ऑफ लेबर। पोस्ट वॉर सेटलमेंट और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो हुए थे वो क्या थे? एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि जुलाई 1944 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, UNMFC इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये ब्रेटन वुड्स में हुई थी और इन न्यू हैम्पशायर USA के अंदर। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो एस्टेब्लिश करी गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ये डील करता है एक्सटर्नल सरप्लस के साथ और उसके मेंबर्स के साथ। The International Bank for Reconstruction was set up, also known was World Bank। जो इंटरनेशनल ये बेसिकली ये डील करता है कि कहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, इसको बैलेंस करने का काम होता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, जिसको हम प्यार से वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, जो कि डील करता था फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन के साथ। यानी पोस्ट वॉर यानी वॉर के बाद दोबारा कैसे अपनी इकोनॉमी रिकन्स्ट्रक्ट करनी है, दोबारा कैसे सब कुछ नॉर्मल करना है, उसके फाइनेंस के साथ डील करता है वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? IMF वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF वर्ल्ड बैंक क्या है? IMF वर्ल्ड बैंक कौन रेफर किसको करता है? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन को।
IMF वर्ल्ड बैंक जो था इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 1947। डिसीजन बनाता था, कंट्रोल कौन करता था? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर। किसको कंट्रोल करती थी? IMF के वर्ल्ड बैंक को, सॉरी हाँ, इसके डिसीजन मेकिंग्स को। US जो था उसके पास वेटो राइट्स भी था, यानी अगर उसे कोई की डिसीजन पसंद नहीं आएगा तो बेसिकली उसके लिए रिजेक्ट कर सकता है उसको। ब्रेटन वुड एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चला करता था करेंसीज का। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बेसिकली दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे जो है डॉलर को स्टैंडर्ड माना गया था, $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि $1 का प्राइस 50 रुपये है, तो ये हमने फिक्स कर दिया। ओके, ये हमने फिक्स कर दिया, चेंज नहीं होगा, जन्मों जन्मों यही रहेगा। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, कभी $1 का 70 हो जाता है, 76 हो जाता है, कभी 65 हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये मतलब चेंज होता रहता है। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता था, दूसरी करेंसीज के साथ भी लिंक कर दिया था डॉलर को और एक फिक्स्ड प्राइस रख दी गई थी। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में क्या बताया गया है? ब्रेटन वुड सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये वो एरा था जब किसी को भनक भी नहीं लगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। कब स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट हुआ था? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन में और जापान के अंदर। 1950 से 1970 के बीच वर्ल्ड ट्रेड एनुअली 8% बढ़ रहा था और इनकम नियरली 5% बढ़ रहा था। इन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के अंदर ये दिखाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ था इस पीरियड पे वो एक स्टेबल तरीके से बढ़ रहा था। अब देखो, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, इसमें 2 डिकेड्स के बाद यानी 20 सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट बन चुकी थी, एक नया नेशन बना लिया था। ये जो कंट्रीज़ थी इनका इकोनॉमिक ट्रबल था, इनको डर था कि कहीं दोबारा से हम बर्बाद ना हो जाए। और इस टाइम पे जो इनिशियल फेज था ब्रिटेन वुड का वाज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दिस न्यू नेशन। ये लोग कह रहे थे कि भाई ब्रिटेन हमारी भी कुछ मदद कर दो, लेकिन इनकी मदद कोई कर नहीं सकता था। उसी दूसरी तरफ यूरोप और जापान जो थे इन्होंने जल्दी जल्दी अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर लिया और IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा अब हमको तेरी ज़रूरत नहीं, निकल पहली फुर्सत में। और ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो किसके अंडर कंट्रोल में आते थे? कॉलोनियल पावर के, जो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर रूल करती थी। हेंस जो नए नए नेशन बने थे जिनको दोबारा से डर था कहीं वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए, ये वो कंट्रीज़ थी। तो इन्होंने कंट्रीज़ ने पहले खुद को ऑर्गेनाइज करा और एक ग्रुप बनाया, किसका? G77। इसके अंदर 77 कंट्रीज़ इंक्लूड थी। इनकी डिमांड थी कि इनको एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए जिसमें इनके बारे में भी सोचा जाए और सारी चीज़ें ये IMF और वर्ल्ड बैंक बैठ करके डिसाइड ना करे। डेवलप कंट्रीज़ में इनको मार्केट का एक्सेस चाहिए था ताकि ये भी वहाँ जाकर ट्रेड कर सके। अब फाइनली पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1960s के ऑनवर्ड US जो कि फाइनेंसेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा वीक था। रीज़न ये था कि इसका जो कॉस्ट था ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उसकी वैल्यू गोल्ड के साथ। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सही से नहीं चल पा रहा था, कोलैप्स हो रहा था। यानी ब्रेटन वुड्स ने जो कहा था कि इसकी जो गोल्ड के साथ वैल्यू चलेगी वो ये लोग फॉलो नहीं कर पाए थे, कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है यूज़ करने लगे, जो कि आज भी चलता है। अब मार्केट के अकॉर्डिंग डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती घटती रहती है। 1970s के मिड में जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम था वो बदला कई तरीके से। सबसे पहले तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उसने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को for finance assistance. Now they were forced to borrow from Western commercial bank and private lending institution lend to periodic debt crisis. बहुत ही भारी लोन में चले गए लोग मिड 1970s के टाइम पर।
डेप्ट क्राइसिस में चले गए लोग, और जो लोअर इनकम वाली जो कंट्रीज़ थी, और लो इनकम देखने को मिला, गरीबी देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर। कई सारे अफ्रीका और अमेरिकन्स थे जो कि इस क्राइसिस से सफ़र हुए। चाइना ने तो खुद को कट ऑफ ही कर लिया था वर्ल्ड इकोनॉमी से रिवॉल्यूशन के टाइम पर 1949 में। चाइना जो है फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से उसने बाउंस बैक किया इकोनॉमी के अंदर। रीज़न ये था कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेकर आया था एंड लो वेजेस। सोवियत यूनियन जो था वो कोलैप्स हो गया कई सारे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ में एंड केम इनटू फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वेजेस जो थी कंट्रीज़ की जैसे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इनमें काफ़ी कम थी। एमएनसीज़ जो है वो लो वेजेस कंट्री प्रेफर करती थी। तो लास्ट 2 डिकेड में एमएनसी बेसिकली जहाँ भी जाती है वो प्रॉफिट ढूंढती है। तो मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैव ग्रोन एट रैपिड प्लेस। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, एमएनसी ने पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज किया। यूएस वेस्ट में था, इंडिया ईस्ट में, और एमएनसीज़ बेसिकली उन कंट्रीज़ में जाया करती है जहाँ पे कम दाम में काम हो जाए। ठीक है, और यही था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और मेरे गले की तो वाट लगी रही है। एंड हाँ, पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और कमेंट